सगळ्या सभासदांचे आणि रहिवाशांचे प्रेझेंटेशनमध्ये हार्दिक स्वागत. नमस्कार. मी हर्षद मनोहर मोरे आणि मी तुम्हाला आता एक थोडंसं थोडक्यात प्रेझेंटेशन देणार आहे. आपण ह्या इकडे जे उपस्थित झालो आहोत ते स्वयं पुनर्विकास संदर्भात माहिती घेण्यासाठी आणि स्वयं पुनर्विकाससाठी आपण जे ठरवलं आहे तर ते किती बरोबर आहे हे आपण जाणून घ्यायचं त्याच्यामध्ये, की हे कशा प्रकारे फायदेशीर आहे आणि कशा प्रकारे हे कार्यक्रमाची जी रूपरेषा आहे ती अशा प्रकारे आहे. सुरुवातीला मी एक छोटं माझं प्रेझेंटेशन देईन ज्याच्यामध्ये मी कोण आहे त्याचं एक शॉर्टमध्ये डिस्क्रिप्शन असेल. शॉर्टमध्ये माझं कंपनी प्रोफाईल सांगेन. त्याच्यानंतर स्वयं पुनर्विकास म्हणजे एक्झॅक्टली काय. आपण सगळं ऐकतो स्वयं पुनर्विकास म्हणजे एक्झॅक्टली काय आणि त्याच्यामध्ये कशा प्रकारे ते आपल्याला बेनिफिट देतं, फायदा देतं आणि डेव्हलपरांचा जे पुनर्विकास आहे आणि स्वयं पुनर्विकास यांच्यामध्ये फरक काय आणि त्याच्यामध्ये कसा आपल्याला ॲडव्हान्टेज आहे याच्यामध्ये, त्या गोष्टीचं मी तुम्हाला एक संक्षिप्तमध्ये सांगेन. त्याच्यानंतर आपले आर्किटेक्ट सौरभ साहेब ते त्यांचं कंपनीचं प्रोफाईल सांगतील आणि ते अशा प्रकारचं टाउनशिप त्यांनी कित्येक प्लॅन केलेले आहेत तर त्याचं ते तुम्हाला एक्झॅक्टली दाखवतील की कशा प्रकारे आपले घर होऊ शकतात. त्याच्यानंतर बिलुमुरिया कन्स्ट्रक्शनचे कपाडिया साहेब ते त्यांचे जे झालेली कामं आहेत जे उच्च दर्जाची टेक्नॉलॉजी वापरतात कन्स्ट्रक्शनमध्ये त्याच्याबद्दल ते त्यांच्या कंपनीचे तुम्हाला माहिती देतील. ती खूप भली मोठी माहिती आहे पण ते थोडं शॉर्टमध्ये सांगायचा प्रयत्न करतील कारण त्यांचं 2 तास पण त्यांना ते प्रोफाईल दाखवायला कमी पडतील एवढे त्यांचे स्लाईड्स आहेत. ओके, जे आपले कन्स्ट्रक्शनचे कॉन्ट्रॅक्ट घेणार आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग मुंबई बँकेचे जे अर्थसहाय्य मिळणार आहे ते त्याच्याबद्दल मुंबई बँकेचे अधिकारी दळवी साहेब आहेत. ते बँकेची कशा प्रकारे स्कीम आहे आणि कशी बँक मदत करणार आहे या स्कीमला ते तुम्हाला समजावून सांगतील. तर बेसिकली आपण चालू करूया सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणजे काय. त्याच्या अगोदर एक छोटासा जो प्रेझेंटेशन करतो जो प्रोफाईल आहे हा मी हर्षद मोरे, मी चार्टर्ड इंजिनियर आहे आणि मुंबई बँकेच्या नोडल एजन्सीमध्ये माझी नेमणूक झाली आहे PMC म्हणून आणि मुंबई बँकेवर आम्ही खूप कामं करतो या संदर्भात स्वयं पुनर्विकासचा आणि स्वयं पुनर्विकासचा आम्ही प्रचारही खूप जोरदार करतो आहे. एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन्स मी डिप्लोमा केला आहे, डिग्री केला आहे, इन्स्टिट्यूशनचा मेंबर आहे मी, चार्टर्ड इंजिनियर, मला त्यांच्याकडनं डिग्री मिळाली आहे. कामही करतो 20 कोटीपासून 2000 कोटी प्रोजेक्टचे ते मी फिजिबिलिटी बनवतो, प्लॅनिंग डिझायनिंग करतो, अप्रूव्हल्स करतो, बेसिकली एक्झिक्युशन्स करतो, प्रोजेक्टचं सुपरविजन म्हणतात त्याला. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे प्रोजेक्टवरती नियंत्रण, कंप्लीट नियंत्रण असतं आमचं, ते आम्ही एक्झिक्युशन करतो प्रोजेक्टचं. आणि टेक्निकल डिव्हिजन म्हणजे एखादा फंड जेव्हा पैसे लावतो प्रोजेक्टमध्ये तर ते त्याच्या अगोदर ते आमच्यासारख्या तज्ज्ञांकडनं त्याचं वजन मापून घेतात तर ते कामं आम्ही करतो. प्रोजेक्ट्स जे माझे आहेत ते बेसिकली जे आता चालू प्रोजेक्ट आहेत लोअर परेलला हशम म्हणून आहे, शारदा करियर स्टेशनच्या बाहेर, हे दोन्ही स्टेशनच्या बाहेर आहेत प्रोजेक्ट्स. आता वेकेंट झालेत, चालू होत आहेत. रामकृपा हे पण वेकेंट झाले आहेत, बोरिवलीला आहे. ही आम्ही फॅक्टरीची कामं केली आहेत उमरगावला आणि कांदिवलीला. त्याचे बोरिवली तुलसीबाग हे माझं पहिलं सोसायटीचं कन्सल्टेशनचं काम PMC म्हणून जिकडे आम्ही काम केलं आहे आणि त्याच्यानंतर तो अख्खा एरिया PMCचे प्रोजेक्ट्स माझ्याकडे आहेत. त्याच्यातलं ते सोडावाला लेनमधलं रागेश्री, गणेशनगरला आमचं एक 10 लाख फुटाची SREची स्कीम चालू आहे. त्याच्यातली ही पहिल्या बिल्डिंगचं काम आहे. या एका बिल्डिंगमध्ये 370 जण आम्ही ऑक्युपाय त्याला करणार आहेत आणि त्याचे 12 स्लॅब झालेले आहेत. आता नंदनवन सोसायटी आता 12 स्लॅब झालेले आहेत, बोरिवली LT रोडवरती आहे. सिरियोग सोसायटी योगीनगरमध्ये आहे बोरिवलीला आणि त्याचे ॲक्च्युअल फोटोग्राफ्स आहेत. हे ओम हाईट्स मालाड ईस्टला 2 आमचे, एक विनायक टॉवर्स आणि एक ओम हाईट्स म्हणून आहेत. हे पण आता जवळजवळ एक 12-15 मळे झालेले आहेत. जे सोसायटी आम्ही कन्सल्ट करतो आहे जवळजवळ 35 सोसायटी, त्याच्या मोजक्या सोसायटी आम्ही टाकल्या आहेत. श्रीयोग जसं झालं, हरिकृपा आहे, तिलीबाई आहे, चारकोप राकेश. आता तिलीबाई हे स्वयं पुनर्विकाससाठी अग्रेसर आहेत. त्यांचं आता लँड रेव्हेन्यू रेकॉर्ड्स आम्ही क्लिअर करतो आहे. चारकोप राकेश सोसायटी प्लॅनिंग आमचं चाललं आहे, सेल्फ डेव्हलपमेंटचं आहे. बोरिवली तुलसीला आमचं संपलेलं आहे प्रोजेक्ट.
सोसायटी 12 माळी झालेले आहेत. भगवती सोसायटी सेल्फ डेव्हलपमेंट करते. या सोसायटीचं मुख्य म्हणजे एकही फूड बाजारात विकणार नाही आहेत. सगळे मेंबर स्वतःचे पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करून जे एका फ्लॅटच्या समोर एक फ्लॅट त्यांना कमी किमतीत मिळणार आहे, तर ते सेल्फ डेव्हलपमेंट करतात. ती सोसायटी बोरिवली ईस्टला आहे. SBS एम्प्लॉईजची सोसायटी आहे बोरिवली ईस्टला, ती पण आम्ही हे करतो आहे. नंदनवन सोसायटी मगाशी सांगितले ते. गंगोत्री सोसायटी चेंबूरला, ज्याच्यामध्ये PMC आहे. बोरिवली रत्नागिरी हे पण सेल्फ डेव्हलपमेंट करत आहे, त्याच्यामध्ये PMC आहे. रागेश्री सोसायटी कंप्लीट झाली आहे. नेहा दहिसर ईस्टला आहे. जय मातृआशीष फिजिबिलिटी करत आहेत. राधाकृष्ण सोसायटी DA झालेला आहे. चारकोप आनंद सेल्फ डेव्हलपमेंट करते आहे. प्लॅनिंग त्याचं कंप्लीट झालं आहे, आता सबमिशन आम्ही करतो आहे. मालाड जयदीप सोसायटी डेव्हलपर नियुक्त केला आहे, जेलमध्ये गेला, दुसरा डेव्हलपर शोधत आहेत. निर्माण सोसायटी DA करत आहेत. हॉर्मुज सोसायटी कॅम्प्स कॉर्नरला आहे, टेंडरिंग स्टेजला आहे. तर या काही सोसायट्या जिकडे मी कन्सल्टंट आहे, जास्त डीप नाही जात. मुख्य आपण याच्यामध्ये येऊया की स्वयंपुनर्विकास म्हणजे काय. स्वयंपुनर्विकास म्हणजे सोसायटी स्वतःचं प्रोजेक्ट स्वतः पुनर्विकास करते. म्हणजे कुठच्याही प्रकारचं, जसं आपण डेव्हलपर पुनर्विकास म्हटलं की डेव्हलपरशी पुनर्विकास होत नाही. आपल्या एक डोक्यामध्ये एक हे गेलेलं आहे, असा काही नाही आहे. स्वयंपुनर्विकासमध्ये सोसायटी स्वतःचा पुनर्विकास स्वतः करते. कुठच्याही प्रकारचे प्रायव्हेट एजन्सीला डेव्हलपर म्हणून अपॉइंट करत नाही. विकासक नेमला जात नाही. आता विकासक नेमला जातं कसं होणार काम, असं काही नाही आहे. विकासकाचे जे काम कन्सल्टंट करत असतात उच्च दर्जाचे, तेच कन्सल्टंट तुम्हाला कामं करतात, तुमच्यासाठी सर्व्हिस देतात. त्यामुळे सोसायटी कुठच्याही प्रकारची विकासाची नेमणूक करत नाही. व्यवहारता म्हणजे फिजिबिलिटीचं म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट आपण जे चालू करतो त्याच्यामध्ये मुख्य असतं की प्रोजेक्ट ह्याच्यामध्ये किती FSI मिळणार, किती बांधकाम होऊ शकणार, मग मला किती मिळणार, मग त्यासाठी खर्च किती येणार, ह्याला फिजिबिलिटी म्हणतो. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मग मला स्वतःसाठी किती एरिया काढायचा, मग तेवढा तर काढायला पाहिजे एरिया, त्याचा विकून माझा प्रोजेक्ट फ्री झाला पाहिजे आणि मला 2 पैसे मिळाले पाहिजे. तो जो व्यवहारता आहे ते तज्ज्ञांकडनं काढून घ्यायला लागतात. मग त्याच्यात आर्किटेक्ट आहेत, PMC आहेत, जे ह्याच्यातले तज्ञ आहेत. तो बेसिकली हम सोसाइटी किसी भी प्रकार का डेवलपर को नियुक्त नहीं करने वाली है. यहाँ पे सोसाइटी खुद का विकास खुद करेगी. सोसाइटी विकास करने के लिए जो उसका कैलकुलेशंस लगता है, फिजिबिलिटी कैलकुलेशंस, सोसाइटी किसी भी डेवलपर को नियुक्त नहीं करती है. अभी डेवलपर को नियुक्त नहीं करेंगे तो सोसाइटी जो उसका कैलकुलेशंस चाहिए कि आपको कितना FSI मिलेगा, कितना आप बांध पाएंगे, कितना आपके लिए कारपेट एरिया निकालना चाहिए सेल के लिए कि जिसका बेचने के बाद आपका प्रोजेक्ट फ्री हो जाए या 2 पैसा आपको कॉर्पस मिल सके. तो 2 पैसा कॉर्पस आप कितना निकालना है वो भी आपको तय करना है. कितना एरिया बेचने के लिए निकालना है, कौन से रेट से निकालना है, वो भी आपको तय करना है. तो बेसिकली उसका जो कैलकुलेशंस रहता है, जिसको हम लोग फिजिबिलिटी कैलकुलेशंस बोलते हैं, वो फिजिबिलिटी कैलकुलेशंस कंसल्टेंट का हेल्प लेके वो फिजिबिलिटी कैलकुलेशंस लिया जाता है. जो डेवलपर कंसल्टेंट से लेते हैं वही आप कंसल्टेंट आपके लिए काम करता है और आपको वो फिजिबिलिटी निकाल के देता है. टेक्निकल फिजिबिलिटी कैलकुलेशन में 2 पार्ट रहता है. एक मतलब टेक्निकल कैलकुलेशंस रहता है और दूसरा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस. टेक्निकल कैलकुलेशंस यानी FSI, सरकार का पॉलिसी के हिसाब से कितना FSI मिलने वाला है. और लकीली हम म्हाडा में है तो म्हाडा में सबसे ज़्यादा FSI मिल रहा है, तो वो एक हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज है. तो वो FSI हमको कितना मिलने वाला है, आज की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो पॉलिसी के हिसाब से आपको क्या पोटेंशियल मिलने वाला है, कितना हम बिल्टअप बांध कर सकेंगे. वो FSI निकलने के बाद दूसरा होता है उसका FSI तो मिल गया, तो वो बांधने के लिए खर्चा क्या क्या आने वाला है. खर्चा में गवर्नमेंट को कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है. सेकंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है. तीसरा प्रोफेशनल जो आपके लिए काम करेंगे उसकी फीस है. फिर आपका भाड़ा है. फिर आपके लिए कुछ कॉर्पस निकालना है. बैंक का इंटरेस्ट है. तो ये सब जो खर्चे का रहता है जिसका हमको मापन करना पड़ता है वो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में होता है. तो 2 पार्ट रहता है, टेक्निकल कैलकुलेशन A और B पार्ट फाइनेंशियल कैलकुलेशन. तो ये आपको कंसल्टेंट की मदद से क्लियर हो जाता है. सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट रहता है, अभी इसमें डेवलपर में कैसा रहता है कि आप डेवलपर आपको ऑफर देता है कि 20%, 40%, 50%, 60% जो भी है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं. यहाँ पे कोई डेवलपर अपॉइंटेड नहीं है. जो भी FSI डिसाइड करना वो आपको करना है. FSI नहीं, जितना सेल एरिया आपको निकालना है वो आप निकालेंगे, लेकिन फाइनेंस
के ऊपर आधारित रहेगा। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं आपको 200% ले लूं, तो अगर वो बेचने के लिए कुछ एफएसआई नहीं बचेगा तो आपका प्रोजेक्ट होएगा कैसा? तो वो जो भी करना है वो आपको डिसाइड करना है। टेक्निकल फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपके सामने कंसल्टेंट रहते हैं, जितना एरिया आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम उसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेशंस हमारे यहाँ से होता है, वो आपको दिखाया जाता है, आपको कंसल्ट किया जाता है। इसमें सोसायटीच्या सदस्यांच्या मागणीनुसार आर्किटेक्टच्या इमारत, अभी इसमें आर्किटेक्टच्या इमारतीचा प्रस्तावित आराखडा तयार केला जातो। आपने एक बार डिसाइड किया कि अभी एक प्रोजेक्ट के लिए इतना खर्चा है, तो खर्चे के लिए इतना कारपेट एरिया हमने बेचने के लिए निकाला, बचा हुआ कारपेट एरिया हमारे लिए है, तो बचा हुआ कारपेट एरिया में हमारा प्लान कैसा बने। समझो एक 80% है या 100% है या जो भी है, समझो 500 फुट है, 600 फुट आपका है, तो 600 फुट में मेरा प्लान कैसा बने। तो वो आर्किटेक्ट आपका मदद करते हैं कि 600 फुट में आपका 2 बेड बैठेगा, या समझो 800 फुट है तो 800 फुट में आपका 3 बेड बैठेगा। तो आपका किधर प्लान्स कैसा होता है, जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म प्लान चलता है कि वो आपको जो बेस्ट आजकल मुंबई में जो प्लानिंग चल रहा है, तो वो ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड में आपको आर्किटेक्ट आपको मदद करती है। एक होता है आपका इंडिविजुअल प्लान, दूसरा होता है आपका बिल्डिंग का प्लान, और तीसरा होता है आपका पूरा लेआउट कि मेरा गार्डन किधर, मेरा पार्किंग किधर, और कोई एम्यूनिटीज किधर, कम्युनिटी हॉल किधर। तो ये सब जो डिस्कस करना है ये आर्किटेक्ट आपको मदद करते हैं। फिर उसके बाद उसका एलिवेशंस कैसा होगा, उसका जो एलिगेंस रहता है, गार्डन कैसा रहेगा, वो भी आपको आर्किटेक्ट के मदद से आपको उसका तैयार किया जाता है। और वो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको डिसीजन फैक्टर आप रहेंगे, आर्किटेक्ट आपको 2-4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो आपको भाता है। संस्था स्वतः सल्लागाराच्या मध्ये म्हाडाच्या नाहरकत प्रमाणासाठी अर्ज करते। अभी यहाँ पे डेवलपर भी आप है, तो सोसाइटी क्या करती है, सोसाइटी ने आर्किटेक्ट के मदद से प्लान भी बना लिया, उसके बाद आपको अप्रूवल्स लेना पड़ता है। तो अप्रूवल्स आपके लिए लेते हैं आपके कंसल्टेंट, आपने जो नियुक्त किए रहते हैं कंसल्टेंट, वो कंसल्टेंट आपको म्हाडा में डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए हेल्प आउट करते हैं, और उसके बाद आपका अप्रूवल्स म्हाडा से आना चालू हो जाता है। अभी कोई कोई सोसाइटी का कन्वेंस नहीं रहता है, तो कन्वेंस लेना पड़ेगा म्हाडा की तरफ से। लीज एग्रीमेंट पेंडिंग है हमारा, तो लीज एग्रीमेंट पेंडिंग क्लियर करना पड़ेगा। फिर आपको म्हाडा में एनओसी लेना पड़ेगा, वो उसका जो पेपर कंप्लायंस है वो हमको करना पड़ेगा। तो वो सब कंसल्टेंट आपके लिए करते हैं। प्रपोजल जो म्हाडा में जाएगा वो सोसाइटी के या अपना जो एसोसिएशन है उनके नाम से जाएगा प्रपोजल, कोई डेवलपर के नाम से जाएगा नहीं। तो इसका पूरा कंट्रोल आपका रहेगा, सिग्नेचर अथॉरिटी आपकी रहेगी। म्हाडा स्वतः सल्लागारांमध्ये प्रस्तावित आराखडा मंजूर करण्यासाठी अर्ज करता है। म्हाडा एनओसी आने के बाद अभी सरकार ने एक बहुत बड़ा हर्डल क्लियर किया है, जो म्हाडा में होने के बाद आपको बीएमसी में जाना पड़ता था अप्रूवल में, अभी म्हाडा से ही आपका अप्रूवल आएगा। म्हाडा कोई प्लानिंग अथॉरिटी अभी दो धक्का नहीं खाना है, एक ही जगह पे हमारा म्हाडा अथॉरिटी से ही एनओसी आएगा और म्हाडा अथॉरिटी से ही आपका प्लान सैंक्शन हो जाएगा। तो हमको म्हाडा जो प्लान सैंक्शन करना है वो आपको म्हाडा की तरफ से करना है। तो उसके लिए जो हमने आर्किटेक्ट साहब ने जो प्लान बनाया है वो प्लान हम लोग सबमिट करते हैं म्हाडा से और उनका सैंक्शन लेके आते हैं। तो ये सब आपके नाम से होगा, ये जो कंसल्टेंट आप नियुक्त करेंगे ये आपके लिए काम करेंगे। उसके बाद सोसायटी मधील सदस्यांना मुंबई बँकेच्या मध्ये तात्पुरते स्थलांतरित होण्यासाठी भाडे दिले जाते। सबसे बड़ा रिलीफ ये मुंबई बैंक से आता है। जो मुंबई बैंक आपको लोन के रूप में पैसा देता है, अभी भाड़ा बोलेंगे तो बहुत टेंशन होता है उसमें, कैसे कि चेक आएगा, चेक बाउंस होएगा, ये कुछ रिलीफ नहीं। मुंबई बैंक आपका सबका अकाउंट्स मुंबई बैंक में रहेगा और 1 तारीख में जो आपका तय भाड़ा है वो सबके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। यानी ना सेक्रेटरी को फ़ोन करना है, ना आपको चेयरमैन को फ़ोन करना है, ना चेक बाउंसिंग का तकलीफ है। ये सबसे बड़ा रिलीफ मुंबई बैंक की तरफ से आता है। सोसाइटी के अकाउंट में कर्जा बढ़ेगा वो तरफ, लेकिन आपका भाड़ा इधर डिसबर्स हो जाएगा। तो एक पैसा पहला टेंशन रहता है कि भाड़ा कौन देगा, ये सब लोन के रूप से आपको भाड़ा मिलेगा। संस्थेने नियुक्त केलेले कंत्राटदार कंपनी सल्लागारांच्या मदतीने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करते। आपने जो कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी आपने जो अपॉइंट की है, अभी इसमें प्लान्स अप्रूव हो गया, पैसे का भी प्रबंध हो गया, अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है आपके लिए। उसका जो भी प्लान सैंक्शन हुआ है उस हिसाब से फाइनेंस अरेंजमेंट मुंबई बैंक से आता है और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी अपना कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली फास्ट कर देती है। और जितने आप हाई स्टैंडर्ड कंपनी करेंगे उतना ही आपका क्लासिक काम होगा और फास्ट काम होगा। इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून सोसायटीच्या सदस्यांना म्हाडा सदनिका खरीदण्यास त्यांचा ताबा दिला जातो। जैसे ही आपका काम कंप्लीशन हो जाता है
तो उसका जो जो आपको एनओसीज लेना है वो आपके कंसल्टेंट आपके लिए लेके आता है। लिफ्ट एनओसी है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, या जो भी जितना एनओसीज है डिपार्टमेंट के वो सब लेके आता है। सीएफओ की एनओसी है, और फिर बाद में वो आपको कंप्लीशन होने के बाद आपको उसका पोजीशन दिया जाता है। तो ये शॉर्ट में है स्वयं पुनर्विकास का मतलब है, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब है कि इस तरीके से ये फेजेस में होता है। और ये सब कंसल्टेंट जो डेवलपर के लिए काम करते हैं वही आपके लिए काम करते हैं। इसमें कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो काम करेंगे उनका फीस नहीं रहता है। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का भी जो काम करेंगे उसका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, वो उनको मिल जाता है। उसके अलावा आपके सेल्स से या आपके इनकम से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। सो ये सेल्फ डेवलपमेंट का है इन शॉर्ट में। अभी एक इसका अगर हम लोग डेवलपर रिलेटेड मॉडल होता है जो आम है वो कैसा होता है, हाउ इट इज। सोसाइटी जनरली क्या करते हैं, डेवलपर को अपॉइंट कर लेती है, टेंडर करती है, जो भी करते हैं और डेवलपर को अपॉइंट करते हैं। डेवलपर के पास पैसा नहीं होता है। डेवलपर क्या करते हैं, जैसे ही सोसाइटी का डीए हो जाता है, डेवलपर उनका जो खासगी एनबीएफसी है या खासगी फंड है या उनके इन्वेस्टर्स है, उनसे आपका डीए बता के आपका फंड्स का अरेंजमेंट किया जाता है। ओके, ये उधर से पैसा आता है और इधर से उनका टेक्निकल नॉलेज आता है। टेक्निकल नॉलेज कॉन्ट्रैक्टर है, आर्किटेक्ट है, पीएमसी है, इंजीनियर्स है या अदर कंसल्टेंट है, ये इनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और उधर से उनका फंड्स आ जाता है। और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है कि अप्रूवल्स आना चालू होता है, प्लान बनना चालू हो जाता है और कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है। और कंस्ट्रक्शन जैसे ही आगे बढ़ता है उसके बाद आगे चालू हो जाता है सेल्स। सेल्स भी उनके जो ऑनलाइन कंपनीज रहती है, सेल्स की मार्केटिंग कंपनी रहती है, वो भी अलग कंपनी रहती है, वो भी उनके लिए काम करती है, वो भी हमारे लिए काम कर सकती है। तो ये जनरली मॉडल होता है आम डेवलपर अपॉइंटमेंट का मॉडल का। अभी इसमें सेल्फ डेवलपमेंट का मॉडल किस हिसाब से चलता है, जब भी सोसाइटी सेल्फ डेवलपमेंट करती है तो वो मॉडल कैसा हो जाता है। यहाँ पे अभी सोसाइटी अहम प्राइम मोड पे खड़ी रहती है। सोसाइटी का जो फाइनेंस अरेंजमेंट है ये मुंबई बैंक आपके लिए करता है। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंस का। जो बिल्डर्स को इन्वेस्टर देते थे हाई रेट से, वो यहाँ पे मुंबई बैंक आपको देती है नॉमिनल रेट से। तो ये फाइनेंस का अरेंजमेंट आपका हो जाता है। फिर बाद में आपका जो टेक्निकल टीम है वो आपके लिए काम करना चालू करती है। जैसे ही आपका फाइनेंस सैंक्शन हो गया तो मुंबई बैंक के जो पीएमसीज है या मुंबई बैंक के जो लिस्टेड है या मुंबई बैंक का सैंक्शन आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, पीएमसी, अभियंता और अलग उनके कंसल्टेंट है और सेल्स, ये सब टीम आपके साथ जुड़ जाती है। और आप उसके बाद आपका हमारा काम आगे बढ़ना चालू होता है और प्रोजेक्ट का अप्रूवल्स आता है, कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है और सेल्स भी हो जाता है। क्योंकि सेल्स भी आपके साथ जुड़ गए हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी आपके साथ जुड़ गए, जो जो बिल्डिंग कंप्लीशन के लिए जो जो कंसल्टेंट लगते हैं वो पूरे सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। फाइनेंस का अरेंजमेंट भी हो जाता है, टेक्निकल नॉलेज का भी अरेंजमेंट भी होता है और रिजल्ट वही आता है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। जो टीम डेवलपर के लिए काम करती थी, आज वो टीम आपको फाइनेंस अरेंजमेंट होने के कारण वो आपके साथ जुड़ रही है। सिंपल कैलकुलेशन है, उनको सिर्फ फीस से मतलब रहता है, किसको सर्विस दे, सोसाइटी सर्विस दे या डेवलपर सर्विस दे। सो यहाँ पे वो सोसाइटी से जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइनेंस का आपका अरेंजमेंट हो गया है। ये आम सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। अभी इसमें हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज में जाएंगे कि अभी फर्क क्या है, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बेसिकली कामकाजावर सोसायटीचे कोणतरी नियंत्रण नसते। डेवलपर को जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपको साइट पे भी नहीं जा सकते आप। कोई की एक प्रपोजल है जो आप ओनर है, लेकिन जब ये डेवलपर को पोजीशन देने के बाद आपको उधर अंदर क्या चालू है या उधर आपका क्या आपका कंस्ट्रक्शन कैसा चालू है या आपका सेल फ्लैट कैसा है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। क्योंकि सोसाइटी का किसी तरह का कंट्रोल नहीं रहता है, आपको मालूम ही नहीं रहता है कि कैसा क्या चल रहा है अंदर, क्या मूवमेंट चल रही है, एफएसआई बढ़ रहा है, एफएसआई नहीं बढ़ रहा है। वो कोई किसी भी तरह का कंट्रोल ना आर्किटेक्ट पे रहता है, ना कॉन्ट्रैक्टर पे रहता है, ना इंजीनियर पे रहता है, क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी को अपने अधिकार दे दिया है, फिर वो जाने और उसका काम जाने। यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है, कामकाज पे पूरा सोसाइटी का कंट्रोल रहता है। क्योंकि जो कंसल्टेंट आपने नियुक्त किए, आर्किटेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर है, पीएमसी है, इंजीनियर है, इनसे डायरेक्टली आपको फीडबैक मिलता है, वो डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन आना चालू हो जाती है। इसमें
आप पहले वाले इसमें क्या होता है कि आपको बाईपास किया जाता है, आप पिक्चर में रहते नहीं, आपने एक बार अधिकार दे दिया, बाद में वो उधर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। वेराज यहाँ पे आप सब जगह पे सेंटर पॉइंट पे रहते हैं, आप किधर भी नहीं, यू आर एट द सेंटर पॉइंट, हर एक जन आपको रिपोर्ट करेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, सबसे बड़ा ॲडव्हान्टेज इधर है. सेकंड, प्रकल्पाचे मुख्य पहिल्यांदा सोसायटीला कोणती माहिती नसते, यानी क्या अंदर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो रहा है या प्लानिंग में कुछ चेंजेस हुई है, कई कई जगह पे सब ये क्या कि दिखाया प्लान एक और सबमिट करके आया अलग प्लान, सोसाइटी को मालूम ही नहीं मेरा बेडरूम इधर का उधर किया या इधर का उधर किया. ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट आपका रेफरेंस रहेगा. कुछ चेंजेस करना है तो आपका अप्रूवल लिया जाता है कि अभी ये कॉर्पोरेशन ऐसा चेंज प्लान अप्रूव कर रही है, दूसरा चेंज करे तो आपका अप्रूवल लिया जाता है, फिर सबमिट किया जाता है. तो ये हर एक चीज़ का नॉलेज आपको रहता है. विकासकाला बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होत नाही. आरबीआई का नॉर्म्स के हिसाब डेवलपर को किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलता है, भाड़े के लिए नहीं, प्रीमियम्स के लिए नहीं, कुछ नहीं. कंस्ट्रक्शन के लिए लिखता है लेकिन वो हाई रेट से मिलता है और उसको कोलैटरल देना पड़ती है, यानी कोलैटरल में कुछ गिरवी रखना पड़ता है. या एनबीएफसी से जहाँ पे उसका इंटरेस्ट रेट 24% से 36% तक है, तो ये उसको परवड़ता नहीं है. यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है मुंबई बैंक की तरफ से है, और तभी सेल्फ पॉसिबल हो रहा है कि सोसाइटी को कम रेट से बैंक से इंटरेस्ट लोन अवेलेबल है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज आप हमारे को यहाँ पे आया है और उसकी वजह से हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट बूस्ट कर रहे हैं. सो दैट्स द एडवांटेज जो हमारे पास है. चौथा, खरीदाराला प्रकल्पाच्या पूर्तता अनिश्चितता असते. जब भी परचेसर डेवलपर के पास जाता है फ्लैट लेने के लिए तो उसको डर रहता है कि मैं इधर पैसा डालूं कि नहीं डालूं, इसके पास पैसा है कि नहीं है, ये कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं पाएगा. सो वो उसको एक टेंशन रहता है. अगर हमको भी कोई पूछेंगे कि मैं ये आपके क्लाइंट के पास पैसा लगाऊं तो हम बोलते बस रेडी होने दो, बाद में इधर चाबी इधर पैसा, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो रहे प्रोजेक्ट. वेरस क्योंकि उसके पास कितना पैसा है वो बता ही नहीं सकता किसके पास. वेरस यहाँ पे हमारा मुंबई बैंक की तरफ से हमको सैंक्शन लेटर हमारे पास रहता है और वही हमारा ताकत है. परचेसर जब ये आता है देखता है कि अरे इनके पास सैंक्शन है 100% या 80% सैंक्शन है, तो इनका पैसे की वजह से काम रुकने वाला है नहीं, तो वो पहले आके खरीदी करके जाता है. क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट बंद पड़े पैसे न होने के कारण बंद पड़े, और यहाँ पे हमारा पैसा है. सेकंड एडवांटेज इसमें दूसरा परचेसर को आता है. परचेसर क्या बोलता है कि ये खुद का घर वैकेंट करके खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये कुछ भी होगा तो अपना घर तो बनाएंगे और मेरा घर भी बनेगा. ये कॉन्फिडेंस आ रहा है. हमने जितने 5-7 जो हम लोग प्रपोजल आगे बढ़ा रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट का, वहाँ पे हमारे यहाँ पे विश लिस्ट बन रही है. जिनको खरीदी करना है खरीदारों की लिस्ट बनते जा रही है, क्योंकि उनको लेना है. यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ पे बैंक का सैंक्शनड है और सोसाइटी बता रही है सैंक्शनड है, तो उसमें मेरे को पैसा लगाना है, गारंटी आ रही है सामने से. ये सबसे बड़ा ॲडव्हान्टेज उधर आ रहा है. नेक्स्ट है कमीत कमी व्याजाचे पैसे लागावे म्हणून विकासक अर्धवट मंजुरी प्राप्त करून पुनर्विकास प्रकल्प जोखिम घेत असतात. डेवलपर के पास पैसा नहीं रहता है, वो बाजार से पैसा उठाता है, और जब भी बाजार से पैसा उठाता है ब्याज से कम ब्याज लगे, इसलिए वो क्या करता है प्रोजेक्ट आधा अधूरा अप्रूव लेके आता है. यानी समझो आपका 22 माले का बिल्डिंग रहेगा तो 10 माले का ही सैंक्शन लेके आएगा. क्यों? क्योंकि 22 माले के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, प्रीमियम्स लगते हैं, तो उतना तो उसके पास है ही नहीं, तो उसका ब्याज लगेगा, तो 10 माले का सैंक्शन लेके आता है. और इन मीन टाइम अगर कुछ कोर्ट का स्टे आ गया तो बचा हुआ 10 माले का अप्रूवल आता नहीं है, क्योंकि उसने आधार उसके पास पैसा नहीं है. वेरएज यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट में हमारे पास बैंक का सैंक्शन है, हमारे पास पैसा है, तो हम लोग वो रिस्क है वो मिनिमाइज करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, वो पूरा पैसा ये करके पूरा सैंक्शन लेके आते हैं और फिर हम लोग उसको वैकेंट करते हैं. यानी वो कल अगर कुछ स्टे भी आता है तो आपको पूरा सैंक्शन रहेगा, तो आपका काम रुकने वाला नहीं है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज आ रहा है. क्यों? क्योंकि आपके पास फंड्स अवेलेबल है. लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, अगर गवर्नमेंट से कुछ पॉलिसी का बेनिफिट आता है, अगर 3 FSI का 4 होता है या 4 FSI का 5 FSI होता है, और वहां पे डेवलपर होगा, तो डेवलपर आपको देगा क्या बेनिफिट? नहीं देगा, क्योंकि आपका उसका डीए तय हो गया. वेरएज सेल्फ डेवलपमेंट में क्या होगा, अगर ऐसा कोई बेनिफिट आता है, हकदार कौन रहेंगे? आप रहेंगे. आपने किसी को राइट्स ही नहीं दिया है, एक्स्ट्रा है क्या, तुरंत आपका अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है उससे, तो प्रॉफिट किसके शेयर पे आने वाला है? आपके लिए आने वाला है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें आ रहा है सेल्फ डेवलपमेंट में. तो ये बेस्ट मुख्य
ये है कि उसमें डिफरेंशिएट क्या होता है. नेक्स्ट इतर जो है पॉइंट्स, जनरलाइज पॉइंट है, उसमें सोसाइटी सल्लागारांच्या मदतीने स्वतःचे स्वतः अपना प्लान खुद बनाते हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज, प्रायोरिटी चेंज होता है. डेवलपर क्या करता है, रिहैब फ्लैट्स लोअर फ्लोर्स, सेल फ्लैट्स अपर फ्लोर्स. ये तो आम है कि सब 7 माले में सब रिहैब वाले फिनिश्ड. अगर रोड फेसिंग या गार्डन फेसिंग है फ्लैट कभी मेंबर को नहीं दी जाते. वेरेज यहाँ पे क्या होता है, हम खुद बनाते हैं, हम लोग उसको रिवर्स करते हैं. हम लोग सेल को भी बैलेंस करते हैं और रिहैब को भी बैलेंस करते हैं. अच्छे लोकेशन हमको भी मिल जाते हैं क्योंकि हमारा प्रायोरिटी हम खुद के लिए बना रहे हैं. तो वो फरक होता है इसके अंदर. प्रकल्पाच्या कामकाजा सोसायटीचे सल्लागारांना संपूर्ण नियंत्रण असतात. कंसल्टंट के द्वारे आपका पूरा कंट्रोल रहता है इसके ऊपर कंप्लीट. सोसायटी कोणत्याही व्यक्ती एजन्सी यांच्यावर अवलंबून नसते. डेवलपर को आपने अपॉइंट ही नहीं किया, थर्ड पार्टी राइट्स ही नहीं किया, तो हर एक एजन्सी आपको रिपोर्ट करती है. यू आर होल अँड सोल, आप डिसिजन लेना है इसमें. बांधकामाचा आणि त्यासाठी वापरणाऱ्या साहित्याचा चांगला दर्जा कायम राखला जातो. आपने जो तय किया है कि मेरे को क्या एम्यूनिटी चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए या आपका कौन सा टाइल्स चाहिए या स्लाइडिंग विंडो कौन से चाहिए, ये सब आप वैसे के वैसे ही बनाए क्योंकि उसमें आपको बचत ही नहीं करना है. हम खुद के लिए बनाते हैं तो अच्छा ही दर्जा यूज़ करते हैं. वेरेज हम लोग ने ऐसा देखा गया कि डेवलपर जब लिखता है डीए बेस्ट लिखता है और बाद में एक्चुअल बनता है तभी कॉस्ट कटिंग होती है. हम लोग करेंगे क्या, हम लोग नहीं करेंगे. ये सबसे बड़ा एडवांटेज आता है इसमें. प्रकल्पाशी निगडीत आर्किटेक्ट सल्लागार किंवा कोणत्याही संस्थेची स्वतःची सल्ला मशवरा करते. डायरेक्टली अगर एफएसआई बेनिफिट आता है डायरेक्ट आप आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करते हैं और आर्किटेक्ट आपको इन्फॉर्म करता है कि ये एफएसआई बेनिफिट आ रहा है, अब ये कैसा करें, एरिया बढ़ाना है या आपका फायदा बढ़ाना है. डायरेक्टली आपसे सल्ला मशवरा होता है इसमें. मुंबई बँकेकडून संपूर्ण निधी उपलब्ध असल्यामुळे आणि उच्च दर्जाचे सल्लागार आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये बांधकाम प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतं. आपके पास फाइनेंस की अरेंजमेंट है. सेकंड, आपके पास टॉप टेक्निकल नॉलेज और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो काम आपका टाइमली पूरा होगा, आपका रुकेगा ही नहीं. 90% 99% काम पैसा नहीं होने के कारण रुकता है. यहाँ पे पैसे के उपलब्ध होंगे तो आपका काम रुकेगा ही नहीं. मुंबई बँकेकडून प्रकल्प प्रस्तावित खर्चाची रक्कम कर्ज म्हणून कमी व्याजावर उपलब्ध असते. ही रक्कम व्याजदराची सुविधा कोणत्याही खाजगी विकासाला नाही. जो मुंबई बैंक का स्कीम है वो किसी डेवलपर के लिए नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी के लिए है क्योंकि सोसाइटी मुंबई बैंक की मेंबर है. तो मुंबई बैंक की तरफ से मेंबर सोसाइटी के लिए किया हुआ ये स्कीम है और वो स्कीम सिर्फ सोसाइटी के लिए लागू है, कोई प्राइवेट एजेंसी के लिए नहीं. सबसे बड़ा एडवांटेज हमको ये सेल्फ डेवलपमेंट में आ रहा है. विकासकांकडून खरेदी दारांची दिशाभूल होत नाही आणि सोसायटी विकासकांच्या कोणत्याही भूलथानाला बळी पडत नाही. यानी जनरली क्या होता है, हम लोग को आमिष दिखाया जाता है कि मैं आपको 100% दूंगा या मैं इतना दूंगा. डीए किया जाता है, बाद में वो फिर रिडक्शन होता है. अभी बोरीवली कांदिवली में आप जाएंगे तो रिवर्सल ऑफर का ट्रेंड हुआ है. टेंडर में 40% 50% दिया है और अभी 30% डीए करने के बाद आप बाइंड हो गए और फिर बाद में फिर आपको 30% में कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए लगा रहे. ये सब बोरीवली कांदिवली में घूमेंगे तो आपको सब दिखाई दे रहा है. रिवर्सल ऑफर का ट्रेंड चालू है और डीए आपने एग्जीक्यूट कर दिया, उसको कैंसिल ऐसा नहीं होता है. आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके कैंसिल करना पड़ेगा, भले आपके पास राइट्स है. तो वो कोर्ट का आपका रास्ता ये करना है क्योंकि 2 पार्टी डॉक्यूमेंट 2 पार्टी से ही कैंसिल होता है. तो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट में ये ऐसा कोई ये नहीं आता है और हम लोग कोई आमिष में क्योंकि हम लोग खुद बना रहे हैं तो थर्ड पार्टी का राइट्स है नहीं, इंटरेस्ट कोई है ही नहीं. मेन अँड इम्पॉर्टंट, विकासकाला मिळणारा फायदा आता सोसायटीला मिळतो. एकतर जास्त चटी क्षेत्र किंवा जास्तीत जास्त कॉर्पस. डेवलपर जो प्रॉफिट कमाता है वो सब किसका हो गया, सोसाइटी का हुआ क्योंकि यहाँ पे वो है ही नहीं. तो अगर प्रॉफिट आपका हुआ तो आपको कैसे मिलेगा, इधर आपको ज़्यादा एरिया में मिलेगा या ज़्यादा कॉर्पस में मिलेगा. ये सिंपल कैलकुलेशंस है. तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आते हैं. कुछ आपको खबरदारी भी लेनी है सेल्फ डेवलपमेंट में. खबरदारी क्या है कि आपको सदस्यांना एकत्रित होने आणि सामूहिक निर्णय घेणे आवश्यक है. यूनाइटेड नाम का कोऑपरेटिव, मैक्सिमम सोसाइटी कोऑपरेटिव नाम के रहते हैं लेकिन मैक्सिमम नॉन कोऑपरेटिव रहते हैं. तो ये ट्रेंड आपको चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू बी कोऑपरेटिव. ईगो, नेबर का झगड़ा सब बाजू में फिलहाल, क्योंकि हमारा इससे फायदा होने वाला है. और जब भी फायदा होता है तो 2 दुश्मन राष्ट्र भी एक होते हैं. तो हम लोग 2 दुश्मन नेबर एक क्यों होने नहीं चाहिए. सो ये जनरली है.
तो ये आपको ईगो वगैरह सब बाजू में रखना है, 100% ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, क्योंकि आपको मेंबर्स का विश्वास जीतना है और मेंबर्स ने आपका कमिटी मेंबर्स पे विश्वास रखना चाहिए। तो ट्रस्ट रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है ये आपके बीच में। और यहाँ पे हर एक चीज में आपका डिसीजन मेकिंग आपका है, तो वो डिसीजन टाइमली, हम लोग पैसा कर्ज से लेने वाले हैं, तो अगर वो टाइमली डिसीजन नहीं हुआ तो आपका ब्याज बढ़ने वाला है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर समझो कोई नल का मॉडल चेंज हो गया और चेंज करना है, तो मेंबर का अगर अप्रूवल लेना है तो आपको फास्ट जाके जनरल बॉडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए 1-1, 2-2 महीना नहीं लगाना है। ये फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए आपका। सोसायटीला प्रत्येकाने निस्वार्थीपणे अंगीकरण आवश्यक है। जो आपको फायदा मिल रहा है ये बहुत है सेल्फ डेवलपमेंट में, ये डेवलपर देगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वही आपका इंटरेस्ट है, इसके अलावा आपको कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सर्व सदस्यांना योग्य सन्मान आणि विश्वास राखणे बोल दिया। सोसायटी सदस्यांना व्यवस्थापकीय समितीच्या सदस्यांना विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे, तसेच व्यवस्थापकीय समितीचे सर्व सदस्यांना विश्वास जिंकणे आवश्यक है। ट्रस्ट बॉन्डिंग दोनों में अच्छा होना चाहिए। ये जो सेल्फ डेवलपमेंट का फ्लो है ये कैसा होता है, सेल्फ डेवलपमेंट का फ्लो, इसमें स्वयं पुनर्विकासासाठी जागरूकता निर्माण करें। पहला जो हम लोग ये कर रहे हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट स्वयं पुनर्विकास म्हणजे काय, तो ये हम लोग समझ रहे हैं कि सेल्फ, इसको अवेयरनेस बोलते हैं कि मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसा कुछ नया हो रहा है। अगर आप बोलेंगे हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे 10-10 15-15 सेमिनार ले रहे हैं, इतना डिमांड बढ़ चुका है, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट है क्या, तो ये उसका आप जानना जरूरी है। तो जो हम लोग आप बता रहे हैं ये अवेयरनेस है, तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। सल्लागारांच्या मदतीने प्रकल्पाचे व्यवहार्यता किंवा फिजिबिलिटी आणि खर्चाचे विश्लेषण, आपको जानना है कि आपका प्रोजेक्ट में एफएसआई कितना सैंक्शन होने वाला है, आपको कितना मिलने वाला है, और बेचने के बाद कॉर्पस कितना मिलने वाला है, आपको जानना है। ये कंसल्टेंट आपको बताएंगे। जब भी आप कंसल्टेंट को अपॉइंट करेंगे तो कंसल्टेंट इसका पूरा विश्लेषण करके आपको देंगे। तो आपको जो डिमांड है कि आपको 800 फुट चाहिए या 700 फुट चाहिए, उसका वैल्यूएशन आपको ही करना है। खर्चा तो वही है, हम आपके सामने खर्चा दिखा देते हैं और आपको ही डिसाइड करना है कितना, क्या रेट से बेचना है, आपको ही मालूम है यहाँ पे रेट क्या चालू है, तो इतना रेट से बेचना, इतना एरिया तो बेचना पड़ेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट क्लियर होगा। और वो उतना निकालने के बाद बचा हुआ एरिया आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल है। तो डिसीजन ही आप लेने वाले कि वीरो 800 फुट चाहिए, 700 फुट चाहिए, 900 फुट चाहिए, और जितना मैक्सिमम है वही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपर नहीं है। अभी हस्तांतरण, अगर किसका कन्वेंस पेंडिंग है, लीज नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे बहुत सोसाइटी जिनका लीज नहीं हुआ है, तो आपको लीज करना पड़ेगा, उसके बिना हमारा आगे बढ़ेगा नहीं, तो हमको लीज करना पड़ेगा। वो आपके लिए कंसल्टेंट आपकी मदद करेंगे। अब तक आपने लीज की नहीं, क्योंकि आपको फॉलोअप करने के लिए कोई नहीं था, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लीगल नॉलेज नहीं है, तो ये आप कोई कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे तो आपके लिए काम करेंगे। तो ये आपको कन्विंस करना पड़ेगा। सल्लागारांच्या मदतीने प्रकल्पाचा प्रस्तावित आराखडा तैयार करना है। एक बार आपका कन्विंस हो गया, साथ साथ में आपका प्लानिंग होएगा, डिजाइनिंग होगा। आपका जो स्वर्ग बनने वाला है आगे, उसका प्रॉपर डिजाइन होना जरूरी है। वो आपको कौन बनाएगा, आर्किटेक्ट आपके लिए बना के देगा। आपकी स्कीम कैसे बनेगी, अभी आप 5 सोसाइटी मिलके या समझो उससे ज़्यादा सोसाइटी कल मिलके कर रहे हैं, तो एक अच्छा गार्डन होगा, अच्छा कम्युनिटी हॉल होगा, अच्छा उसका एलिवेशन होगा, तो ये सब आपके लिए आर्किटेक्ट बना के देंगे, जो हाई क्लास आर्किटेक्ट रहेगा। सेकेंड, प्लान बना लिया, फिर मेन रहता है फिर आपको सैंक्शन लेना है। तो सैंक्शन में प्रथम होता है फाइनेंशियल सैंक्शन। तो आपके लिए मुंबई बैंक में एप्लीकेशन करना है और वहाँ से आपको सैंक्शन लेटर लेना है, कि उसके बिना आपका काम आगे ही नहीं बढ़ने वाला है। फाइनेंस इज द मेन यहाँ पे। तो पहला सैंक्शन मुंबई बैंक की तरफ से होगा, और मुंबई बैंक फास्टेस्ट सैंक्शन दे रही है, तो आपको उनका हेल्प लेना है, आपको पेपर डॉक्यूमेंट देना है, और उनका सैंक्शन लेने के बाद फिर दूसरा सैंक्शन होता है म्हाडा से सैंक्शन। आपको एनओसी लेना है, कितना एफएसआई सैंक्शन होगा वो लेना है, और फिर आपका प्लान अप्रूव करके लेना है। तो ये सैंक्शन ये कौन आपके लिए करेगा, आपको भागदौड़ करने की गरज नहीं है, ये सब आपके टीम जो आप अपॉइंट करेंगे, कंसल्टेंट की टीम है, वो आपके लिए काम करती है। नेक्स्ट, आपका प्लान एक बार मंजूर होकर आ गया, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन भी साथ साथ में चलता है, कि हमने एस्टिमेट तो किया था, लेकिन अभी प्लान जो सैंक्शन हो गया उसके बाद वो उसका आरसीसी डिजाइन बनता है, स्टील कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, बांधकाम के लिए क्या खर्चा होगा, फाउंडेशन के लिए क्या खर्चा होगा, इसका पूरा मापन होता है हर एक चीज का। और वो मापन आपके लिए कौन करते हैं, आपके कंसल्टेंट करते हैं। तो ये मापन भी होता है, उसका बीओक्यू बनता है, इलेक्ट्रिक का कितना खर्चा, प्लम्बिंग का कितना खर्चा, और मेन एंड इंपॉर्टेंट है कि इसका डिजाइनिंग होता है। आज जो आप रह रहे उसमें आपको इतना सिंप्लीफाइड है, आगे जो आपका 20-22 माले 30 माले की बिल्डिंग बनेंगी आगे चल के,
तो उसमें बहुत से सर्विसेज आप ये हो गया, तो उसका इलेक्ट्रिक लोड, पानी आना पानी जाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लिफ्ट सर्विसेज, ये सब सर्विसेज का डिजाइन होता है और हर एक क्षेत्र के एक्सपर्ट इसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं, आर्किटेक्ट के पीछे उन सब कंसल्टेंट रहते हैं, सब कंसल्टेंट आपके लिए काम करते हैं आर्किटेक्ट के माध्यम से, और एक अच्छा मॉडल बन जाता है। तो इसके लिए बहुत सा थॉट प्रोसेस रहता है, बहुत काम करना पड़ता है, और ये सब कंसल्टेंट आपके लिए वो अपना दिमाग खर्च करते हैं। एस्टिमेशन हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, एस्टिमेशन हो गया, बैंक से अप्रूवल हो गया, फिर आपको बेचना रहता है। तो बेचने के लिए आपको रेरा में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो ये रेरा रजिस्टर्ड क्या है? ये रेरा में आपको कंसल्टेंट की मदद से रेरा रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि रेरा रजिस्टर्ड होने के बाद ही आपका सेल्स बढ़ रहा है। आज अगर मेरे को पुणे में फ्लैट लेना है, पहले मैं पुणे रोज जाता था फ्लैट लेने के, चेकअप करने के लिए ब्रोकर को पकड़ के। आज मेरे को पुणे जाना नहीं पड़ता है, मैं जाता हूँ ऑनलाइन साइट पे महारेरा का, उधर मैं साइट देखता हूँ, लोकेशन देखता हूँ, वहाँ का प्रोजेक्ट देखता हूँ, और मैं उधर डॉक्यूमेंट भी देख लेता हूँ, कितने फ्लैट बचे हैं वो भी देखता हूँ, और फिर मैं वो चला जाता हूँ। पहले डेवलपर फंसा था, 2 फ्लैट बचे बाकी सब बिक गए, अभी हमको पता चला 2 ही बिके। ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है ये। तो ये रेरा में आपका पूरा विश्लेषण होता है, और उधर से पूरा आपको एक्सपोजर मिलता है ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर महाराष्ट्र या ऑल ओवर मुंबई, और उधर से लोग आपको देख के फ्लैट परचेस के आते हैं। इसलिए रेरा रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम रेरा रजिस्टर्ड करते हैं, और वो कौन करेंगे? कंसल्टंट आपके लिए करेंगे, जो आपने नियुक्त की है। प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सल्लागारांच्या मध्ये आराखडा तयार केला जातो, यानी आपका प्रोजेक्ट कैसा होगा, कौन टाइम शेड्यूल वो आपके लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर आपके लिए बनाता है। कौन से टाइम तक फाउंडेशन होगा, आरसीसी कब तक खत्म होएगा, ब्रिक वर्क खत्म करेगा, फिनिशिंग के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सब हम लोग कंप्लीट करते हैं। टेक्निकल सुपरविजन होता है, आपके नियुक्त किए कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे, उसके ऊपर इंजीनियर का, हाई क्लास इंजीनियर्स का सुपरविजन होगा, और सब कंसल्टेंट उसको देख रेख में उसका काम कंप्लीट होता है। काम कंप्लीट होने के बाद आपको उसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लाना है, लिफ्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, फायर का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, सब कंप्लीशन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ये सब लिया जाता है। वो कौन करेंगे? कंसल्टेंट आपके लिए काम करेंगे, और वो आपको लेके आएंगे। और जब भी हमारा सब बिल्डिंग तैयार हो गया, प्रमाण पत्र मिल गया, उसके बाद आपको क्या होता है? आपका फ्लैट आपको दिया जाता है। और जब भी फ्लैट दिया जाता है तभी आर्किटेक्ट आपको हर एक फ्लैट का सर्टिफिकेट इशू करता है, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है। मेरा अगर 800 फुट है तो 800 फुट सर्टिफाई किया जाता है, क्योंकि आपको कैसा पता चले आपका 800 फुट है? वो सर्टिफिकेट इशू होता है, अदर पीएमसी इशू करता है या आर्किटेक्ट इशू करता है। तो इस तरह से ये सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ती है, चाह रही है, और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन है, और ये मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। अभी मार्केटिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमारा सेल्स कैसे होगा। एक आम हम लोग जब भी जा रहे हैं, सब जगह सेमिनार्स में हमको पूछा जाता है कि अभी बना तो लिया, नहीं बिका तो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए सिंपल है, कोई डरने वाली चीज नहीं है। सोसायट्यांच्या सदस्यांच्या किंवा नातेवाईकांना, मित्रांना, विक्रेतांना विशेष सवलत दिली जाते। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बैंक का फंड्स अवेलेबल है, और हमारे कोई भाई रहता है, कोई बहन रहता है, कोई रिलेटिव रहता है जो फ्लैट ढूंढते रहता है, तो इधर उधर जाके उसका पैसा अटका है और फिर उसको वो भी नहीं मिले, उससे अच्छा उसको हमारे यहाँ पे खींच के लेके आए कि तू इधर उधर फ्लैट मत अटका, तू यहाँ पे लगा, हमारा मुंबई बैंक का पैसा 100% सैंक्शनड है, अच्छी टीम काम करी, यहाँ पे 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे पैसा लगा। तो वो हम उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर मेंबर पे का कोई ले रहा है, जनरली बच्चे बड़े होते हैं तो वो फ्लैट इधर उधर ढूंढते रहता है, तो उसको बोल इधर उधर नहीं, हमारे नज़र के सामने रहे, इधर ही ले, तो आप ले सकते हैं। तो हम लोग उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। सेकंड, हम लोग मार्केट रेट, आज ऐसा बोला जा रहा है कि फ्लैट्स बिक नहीं रहे, ऐसा नहीं है, फ्लैट बिक रहे। लोग बाउंड्री पे खड़े हैं, 20,000 नहीं 19,000 तो तुरंत बिक जाता है। तो हम लोग क्या करते, 19,000 से कैलकुलेट कर लेते और लोगों को अट्रैक्ट करते कि आप आइए, और सेल्स हो जाता है। तो ये सेकंड, बहुत से लीडिंग कंपनी है सेल्स डेवलपर के लिए काम करती है, तो सब लीडिंग कंपनी को बिजनेस चाहिए रहता है, और आपके यहाँ अगर बिजनेस अवेलेबल है तो हम उनको बुला सकते हैं। बहुत से लीडिंग कंपनी है तो सेल्स कंपनी, तो उनसे टाइप किया जा सकता है, और उनके पास बड़ा एक्सपोजर रहता है, वो भी हम जो डेवलपर वो एडवांटेज लेते हैं, हम वो एडवांटेज ले सकते हैं। तो सेल्स का ऐसा कोई वो नहीं होता है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कि रेरा रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज अ इन्विटेशन फॉर सेल्स। जैसे ही आपका रेरा रजिस्टर्ड हो गया, आपका सेल्स चालू होता है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है, वहां पे गलत डेटा नहीं होता है। अगर आप कोई समझो XYZ कंपनी का ऑनलाइन
सेल्स है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहता है, कितना अप्रूव्ड हुआ है, प्लान क्या है, कितना फ्लैट्स बिका है, कुछ नहीं। रेरा में सब डेटा अवेलेबल है और गलत इंफॉर्मेशन दे तो जेल। तो हम पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं रेरा में और रेरा पे विश्वास बढ़ गया है लोगों का, तो लोग उधर से देखते हैं और आपके यहाँ बाइंग के लिए आते हैं। तो ये सेल्स का विवरण होता है, इस हिसाब से सेल्स होता है। अभी बेसिकली हमारा प्रपोजल क्या है, हम यहाँ पे क्यों आए, हमने एक सलाहकार का एक संघ बनाया है, कंसोर्टियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, इसमें कंबाइंड करके काम करना पड़ता है। यहाँ पे बिलीमोरिया कंपनी लिमिटेड ये मेन कंट्रैक्ट कंपनी रह गई, ये ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं और मैसिव काम करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी लेके काम करते हैं। सौरभ चटर्जी जी स्काईलाइन आर्किटेक्ट्स, साथ में मैं हूँ हर्षद मोरे, जो आपके साथ सहयोग करूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा, पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। यहाँ पे वेस्टर्न सबब में मेरा 35 सोसाइटीज़ को मैं कंसल्ट कर रहा हूँ और लगभग 20-1 लाख फुट पे मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम कर रहा हूँ। फाइनेंस, लीगल और इसके अलावा जो भी कंसल्टेंट लगेंगे ये सब इकट्ठा एक ही टीम से जुड़े हुए रहेंगे, यानी आपको अलग अलग आदमी पकड़ना नहीं पड़ेगा। एडवोकेट एक, फाइनेंस एक, सोसाइटी लॉज वाला एक, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ो, एमईपी कंसल्टेंट को पकड़ो, पीएमसी को पकड़ो, कुछ नहीं, ये सब एक ही जगह पे आपने एक ही आदमी से बात करना है, यानी आपका काम सिंप्लीफाई हो रहा है इससे। तो आपको सिर्फ मुंबई बैंक की तरफ देखना है और एक कंपनी के पास देखना है बस, तो आपका ये पूरा सिंप्लीफाई है। टेक्निकल जवाबदारी हमारी, फाइनेंस की जवाबदारी मुंबई बैंक की, और आपका काम होगा। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ने वाला है और हमारा प्रस्ताव इस हिसाब से है। और मेरा जो संक्षिप्त में जो प्रेजेंटेशन है वो मैं संपन्न करता हूँ। धन्यवाद सर।